भीड़ में गुम एक लड़की, झोपड़ी की चुप्पी, बारिश में भीगी माला और एक अजनबी का बढ़ा हुआ हाथ। ये कहानी वहीं से जन्म लेती है जहां आम किस्से खत्म हो जाते हैं। एक बच्ची जिसकी आंखों में सपने कम और आंसू ज्यादा हैं। एक माँ जो मुकदमे में हार कर भी अपनी ममता में अडिग रहती है। और एक अजनबी जो सिर्फ मदद नहीं करता बल्कि किस्मत की चाबी बन जाता है। ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस भरोसे की जो अंधेरे में भी उजाले की राह देखता है। जब 10 लाख की जमीन चली गई थी तो एक झोपड़ी की दुनिया बन गई थी। लेकिन जब उम्मीद लौटती है तो वो माँ की अंतिम सांसों के साथ ही दरवाजा खटखटाती है। क्या वो माला सिर्फ एक माला थी या कोई दैवी संकेत? कौन था रुक्मिणी कुमार राय? और क्या वाकई इंसानियत इस बेरहम जमाने में बची रह गई है? एक ऐसी कहानी जो एक सच्ची घटना से जन्मी, एक ऐसे बच्चे की जुबानी जो बचपन में ही जिंदगी को मात देना सीख गई थी। राधा रानी एक नाम नहीं बल्कि हर उस आत्मा की पहचान है जिसने दुख में भी प्रेम चुना और हार में भी उम्मीद देखी। अब पीछे मत हटिए क्योंकि अब कहानी शुरू होने वाली है और एक बार शुरू हो गई तो आप इसे अधूरा छोड़ नहीं पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं परिणय प्रसून एक बार फिर से आप सबों का एहतराम करता हूं अपने इस चैनल कहानी सुनेंगे में। आज की हमारी कहानी है राधा रानी और लेखक हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी राधा रानी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महेशपुर में रथ यात्रा है। इस रथ यात्रा में 10 वर्ष की लड़की भी जा रही है जिसके हाथ में फूलों की बनी हुई माला थी। उस लड़की के साथ कोई न था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। लड़की का नाम राधा रानी था। पहले वह एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी। पिताजी का देहावसान हो चुका था। उसकी माताजी का एक पट्टीदार से मुकदमा चल रहा था जिसमें रही सही पूंजी भी नष्ट हो चुकी थी। अब उसकी माताजी एक झोपड़ी में रह रही थी और इस कारण राधा रानी के विवाह की बातचीत भी संभव नहीं हो पा रही थी। एक दिन राधा रानी जंगल से बहुत सारे फूल तोड़कर लाई और उसकी माला बनाकर मेले में बेचने चली गई। मेले में अचानक भयंकर आंधी और वर्षा होने लगी। परिणाम स्वरूप मेले में माला खरीदने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। राधा रानी वर्षा के रुकने का इंतजार करने लगी परंतु वर्षा रुकी नहीं। चारों ओर अंधकार छा गया और वह हताश होकर अपने घर लौटने लगी। वर्षा होने के कारण चारों ओर कीचड़ हो गया था। अंधकारमय वातावरण में कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। राधा रानी बेचारी बार बार गिरती और फिर संभलकर उठने का प्रयास करती। अचानक वह किसी से टकरा गई। टकराने वाले व्यक्ति ने पूछा, तुम कौन हो और क्यों आंसू बहा रही हो? वह किसी पुरुष की आवाज थी। राधा रानी शांत होकर बोली, मैं एक निर्धन परिवार की लड़की हूं। मेरी माताजी के अतिरिक्त मेरा इस संसार में कोई नहीं है।
तुम कहाँ गई थी? रथ यात्रा में। उस व्यक्ति ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? श्री रामपुर में। उसने कहा, मैं भी तो श्री रामपुर ही जा रहा हूं, तुम मेरे साथ चलो। राधा रानी उसके साथ चल दी। उस व्यक्ति ने राधा रानी से उसकी उम्र पूछी तो उसने कहा, 10-11 वर्ष। तुम्हारा नाम क्या है? राधा रानी। उस व्यक्ति ने पूछा, तुम मेला देखने क्यों गई थी? राधा रानी ने प्रारंभ से अंत तक सब कुछ बता दिया। वह व्यक्ति बोला, मुझे भी एक माला खरीदनी थी, यदि तुम बेचना चाहो तो। राधा रानी प्रसन्न हो गई, परंतु उसी क्षण उसे स्मरण हो गया कि जो व्यक्ति उसकी सहायता करना चाहता है उससे माला का दाम नहीं लेना चाहिए। तुरंत उसे ख्याल आया कि माँ के लिए भोजन की व्यवस्था भी तो करनी है, इसलिए उसने उस व्यक्ति को माला एक सिक्के में बेच दी। राधा रानी ने आश्चर्यचकित होकर सिक्का देखा और बोली, अरे ये तो रुपया लगता है, पैसा नहीं। हाँ, बड़ा सिक्का है। आपने शायद गलती से मुझे रुपया दे दिया है। अरे नहीं, यह तो नया पैसा है। राधा रानी ने उस व्यक्ति से कहा कि ठीक है, घर जाकर देखूंगी, यदि पैसा न हुआ तो फिर आपको लौटा दूंगी। थोड़ी देर बाद जब दोनों घर पहुंचे तो राधा रानी ने कहा, तुम भीतर आओ, मैं दिया जलाकर पैसा देखती हूं। उस व्यक्ति ने कहा, तुम्हारे वस्त्र भीग चुके हैं, पहले उन्हें बदल लो, मैं बाहर प्रतीक्षा करता हूं। राधा रानी ने कहा, मेरे पास और वस्त्र नहीं, मैं इन्हीं वस्त्रों को निचोड़कर दोबारा पहन लूंगी। तुम भीतर आओ, मैं दीपक जलाती हूं। राधा रानी दिया जलाने गई तो उसमें तेल नहीं था, इसलिए उसने थोड़ी सी फूंस जलाकर उजाला किया और उसमें देखा तो वह रुपया था। वह जैसे ही रुपया लेकर बाहर की ओर दौड़ी तो देखा कि वहां वह व्यक्ति नहीं था। वह उदास होकर अपनी मां के पास गई और उसे सारा वृत्तांत सुना दिया। मां ने कहा, बेटी, कोई दयालु व्यक्ति होगा, हमारी निर्धनता पर दया करके ही उसने ऐसा किया होगा। उसी समय किसी ने किवाड़ खटखटाया। राधा रानी ने झट से किवाड़ खोल दिया। सामने कपड़े वाला खड़ा था, जिसके हाथ में एक धोती थी। उसने कहा, अभी अभी एक व्यक्ति ने मुझे इस धोती को यहां पहुंचाने के लिए कहा था। राधा रानी को समझने में देर न लगी कि यह धोती उसी व्यक्ति ने भेजी होगी। फिर राधा रानी ने उस कपड़े वाले से कहा, पद्मलोचन, क्या तुम उस व्यक्ति को जानते हो? क्या तुम नहीं जानती? नहीं, मैं आज से पहले उनसे कभी नहीं मिली हूं। फिर वह कपड़े वाला धोती छोड़कर चल दिया। उसके जाने के पश्चात राधा रानी ने रुपया तोड़ाकर माँ के भोजन की व्यवस्था की और दिए के लिए तेल का प्रबंध किया। वह माँ को भोजन परोस रही थी कि उसके हाथ कागज का एक नोट लगा। राधा रानी ने माँ से कहा, शायद वही व्यक्ति एक का नोट फेंक कर गया होगा। उस नोट पर रुक्मिणी राय का नाम लिखा था। राधा रानी ने उस व्यक्ति की बहुत खोजबीन की, परंतु वह गांव के आसपास भी नजर नहीं आया। राधा रानी ने उस नोट को संभाल कर रख दिया। राधा रानी की मां की रुग्णता ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दूसरी ओर मुकदमे का फैसला भी उन्हीं के हक में हो गया। उन्हें उनकी सारी संपत्ति वापस मिलने की संभावना अधिक थी। ऐसा सुनते ही राधा रानी की मां की आंखों से अश्रुपात होने लगा। राधा रानी की मां अपने एक परिचित व्यक्ति कामाख्या बाबू से अपने दिल को ढांढस बंधाते हुए बोली, अब मेरा जीवित रहना कठिन है, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी बेटी अब भूखी नहीं रहेगी। यदि आप उसकी और सारी संपत्ति की देखभाल की जिम्मेवारी अपने पर ले लें
कामाख्या बाबू ईमानदार और सुलझे हुए व्यक्ति थे। उनकी राधा रानी के पिता से गहरी दोस्ती थी। उन्होंने कहा, जब तक मुकदमे का फैसला नहीं हो जाता तब तक आप दोनों मेरे घर पर रहो। लेकिन राधा रानी की जिद के कारण वह वहां नहीं जा सकी। रुपयों के विषय में राधा रानी ने कहा, जब जरूरत होगी तो मांग लेंगे। उन्होंने रुक्मिणी कुमार राय से भी पहली और अंतिम बार इसी तरह कहा था। कामाख्या बाबू को उनकी आर्थिक स्थिति का जरा भी अंदाजा नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे पूरी तरह निभाने का प्रयत्न करूंगा। मैं इस संसार से विदा ले रही हूं। आप मुझे मेरी संपत्ति और राधा रानी का ध्यान रखने का वचन दो, तभी मैं निश्चिंत होकर इस दुनिया से जा सकूंगी। आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं राधा रानी का अपनी बेटी की तरह पालन पोषण करूंगा। कामाख्या बाबू की बातों से राधा की मां के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर कामाख्या बाबू उन दोनों मां बेटी को अपने साथ अपने निवास स्थान पर ले आए। उन्होंने राधा रानी की मां के इलाज में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, परंतु वह ठीक नहीं हुई और एक दिन अचानक चल बसी। कामाख्या बाबू राधा रानी की सारी संपत्ति उसके नाम करवाकर स्वयं उसके संचालक बन गए और इसके साथ साथ उन्होंने राधा रानी की पढ़ाई लिखाई का भी इंतजाम कर दिया। समय बीतता गया। अब राधा रानी 16 वर्ष की हो गई थी। बसंत, जो कामाख्या बाबू की बेटी थी, से राधा रानी की मित्रता बढ़ने लगी। दोनों का आपसी प्रेम देखकर कामाख्या बाबू ने एक दिन अपनी बेटी बसंत से कहा कि वह राधा रानी के मन की बात जाने कि वह कैसे लड़के से विवाह करना पसंद करेगी। बसंत ने कहा, पिताजी, क्या आप किसी रुक्मिणी राय नाम के व्यक्ति को जानते हैं? नहीं तो। बसंत ने फिर कहा, पिताजी, इसके अतिरिक्त राधा रानी किसी और से विवाह नहीं करेगी। क्या राधा रानी को किसी व्यक्ति विशेष से लगाव है? यह बात तुझे कैसे पता चली? बसंत ने अपने और राधा रानी के बीच हुए वार्तालाप को अपने पिता को बता दिया, जिसे सुनकर उन्होंने कहा, राधा रानी से कहना कि यह सब उसका वहम है। राधा रानी को तो उस व्यक्ति के एहसान का बदला चुकाना चाहिए। विवाह करने का क्या औचित्य है? उसे तो उस व्यक्ति की आयु और जाति का भी बोध नहीं है, न ही यह मालूम है कि उसका विवाह हो चुका है या नहीं। बसंत ने कहा, ऐसा असंभव है। राधा रानी रुक्मिणी कुमार के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष से विवाह नहीं करेगी। उसने अपने हृदय रूपी मंदिर में केवल उसी व्यक्ति की मूर्ति स्थापित कर रखी है। कामाख्या बाबू ने उसी दिन से रुक्मिणी की खोजबीन आरंभ कर दी। जगह जगह उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। फिर उन्होंने समाचार पत्रों में भी विज्ञापन दिया। विज्ञापन में लिखा था, रुक्मिणी राय बाबू, जिनका निजी हस्ताक्षर मौजूद है, कृपया मुझसे संपर्क करें। मैं एक ज़रूरी विषय पर उनसे मुलाकात करने का इच्छुक हूँ। उत्तराभिलाषी कामाख्या बाबू, हस्ताक्षर रुक्मिणी कुमार। निरंतर खोजबीन करने पर भी उसका कुछ पता नहीं लगा। काफी समय व्यतीत हो गया। तभी एक दिन अचानक कामाख्या बाबू का देहावसान हो गया। राधा रानी फिर अकेली पड़ गई। कुछ दिनों के बाद राधा रानी अपने घर लौट आई और अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी। राधा रानी ने 3 लाख रुपए खर्च करके एक अनाथालय बनवाया और उस अनाथालय का नाम रखा रुक्मिणी कुमार। जहाँ पर राधा रानी की माँ ने निर्धनता के दिन व्यतीत किए थे, राधा रानी ने उस मकान के ठीक सामने एक आश्रम बनवाया। 1 वर्ष बाद अचानक एक दिन 30-35 वर्ष की आयु का व्यक्ति उस आश्रम में पहुंचा। पहनावे से वह अमीर और शांत व्यक्तित्व का लग रहा था। उसने अनाथालय के एक चौकीदार से पूछा, यह अनाथालय किसने बनवाया है? एक स्त्री ने। क्या मैं इस अनाथालय में घूम सकता हूँ?
चौकीदार ने कहा, जी हाँ, आप घूम सकते हैं। उसने भीतर का चक्कर लगाकर फिर लौट कर पूछा, इस अनाथालय का नाम रुक्मिणी कुमार क्यों है? चौकीदार ने कहा, यह तो हम भी नहीं जानते। क्या तुम जानते हो रुक्मिणी कुमार कौन है? नहीं, इसके बारे में अनभिज्ञ हैं। अच्छा, उस स्त्री का घर कहाँ है जो इस अनाथालय को चलाती है? चौकीदार ने उंगली से संकेत से बताया, वह स्त्री सामने के मकान में रहती है। क्या वह मुझसे बात करेंगी? नहीं, वह पुरुषों के समक्ष नहीं आती हैं। कुछ देर विचार मग्न होने के बाद वह व्यक्ति उस मकान के भीतर प्रवेश कर गया। वह व्यक्ति बंगाली था और उसमें अपनी अमीरी का जरा भी गुमान नहीं था। हाँ, उसके हाथ में केवल एक हीरे की अंगूठी थी जिसे राधा रानी के नौकर बड़े ध्यान से देख रहे थे। नौकरों ने इतना बड़ा हीरा पहले कभी नहीं देखा था। उस व्यक्ति ने राधा रानी को एक पत्र लिखकर चौकीदार के द्वारा भिजवा दिया और जवाब लाने को कहा। चौकीदार ने कहा, किसी अनजान व्यक्ति द्वारा लिखे गए पत्र को बिना पढ़े भीतर भेजने का हुक्म नहीं है, तो निसंकोच पढ़ लीजिए। चौकीदार ने पत्र पढ़ा। पत्र में लिखा था, प्रिय बहन, निसंकोच इस व्यक्ति से अकेले में मिल लेना। आप दोनों के बीच हुई बातचीत को मुझे अवश्य बता देना। तुम्हारी बसंत। चौकीदार ने जैसे ही बसंत का पत्र देखा तो उसे भीतर भेज दिया। थोड़ी देर बाद राधा रानी बाहर आई और कहने लगी, आपने मुझे अकेले में क्यों बुलाया है? उस व्यक्ति ने अखबार निकालकर राधा रानी को देते हुए कहा, इस अखबार में कामाख्या बाबू द्वारा की जाने वाली खोज का विज्ञापन छपा है। उस विज्ञापन को देखकर राधा रानी चकित रह गई। उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। अपने आप को संभालते हुए वह बोली, क्या आपका नाम ही रुक्मिणी कुमार है? नहीं, ये मेरा नाम नहीं है। यह सुनते ही राधा रानी उदास हो गई। उस व्यक्ति ने कहा, यदि मैं रुक्मिणी कुमार होता तो कामाख्या बाबू को इस प्रकार का विज्ञापन न देने देता, क्योंकि मैं तो उन्हें पहले से ही जानता हूं। लेकिन जब मैंने विज्ञापन पढ़ा तो उसे संभाल कर रख दिया। यदि इस विज्ञापन से आपका कोई लेना देना ही नहीं तो इसे संभाल कर क्यों रखा? राधा रानी ने पूछा। एक भीतरी दुख के कारण मैंने 8 या 10 वर्ष पहले अपना नाम बदलकर रुक्मिणी कुमार रख लिया था। लेकिन आप इतनी विषम दुख और उदास क्यों दिखाई दे रही? कुछ देर तक चुप रहने के बाद उस व्यक्ति ने फिर कहा, मैं असली रुक्मिणी कुमार नहीं हूं, फिर भी न जाने क्यों मैंने इस विज्ञापन को इतने वर्ष तक संभाल कर रखा। उस समय मेरी हिम्मत नहीं हुई थी कि मैं कामाख्या बाबू के पास जाता। फिर मैंने कामाख्या बाबू के बेटों से इस विज्ञापन के बारे में बातचीत की, परंतु कुछ मालूम नहीं हुआ। उन्होंने केवल इतना ही बताया कि इस विज्ञापन के बारे में हमारी बहन बसंत को ही पता है। मैं तो केवल उस राधा रानी को जानता था जो एक दिन मेले में अपनी बीमार माँ के लिए भोजन का प्रबंध करने के लिए फूलों की माला बेचने गई थी, उस व्यक्ति ने बताया। राधा रानी बोली, आप अभी तक तो उस भिखारिन की कहानी सुना रहे थे, अब आप अपने आने का कारण भी बताइए। मैं अभी उसी विषय पर आ रहा था। मुझे उस अंधकारमय वातावरण में उम्मीद की एक किरण दिखाई दी कि कहीं ये ही मेरी राधा रानी तो नहीं है, उसने कहा। वह आश्चर्यचकित होकर बोली, आपकी राधा रानी? आप उसके बारे में जानने को क्यों उत्सुक हो रहे हैं? वह मेरी ही है। मैंने उसे 8-10 वर्ष पहले देखा था। मैं बसंत से मिलकर आ रहा हूँ। उसने मुझे यह पत्र देकर कहा कि आप वहां पहुंचकर उनसे स्वयं ही बात कर लीजिए। इसके बाद उस व्यक्ति ने शुरू से लेकर आखिर तक पूरा वृत्तांत सुना दिया और वह नोट गिराने वाली बात का भी खुलासा किया जिस पर उसने अपने हस्ताक्षर किए थे।
उस व्यक्ति ने बताया कि वह किसी खास काम से काशी चला गया था और वहां से पूरे 1 वर्ष बाद लौटा था। जब उसने वापस आकर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। राधा रानी भीतर ही भीतर मुस्कुरा रही थी। फिर वह वहां से उठकर भीतर चली गई और सोचने लगी कि इनका विवाह हो चुका है या नहीं, इनकी जाति क्या है, इसका पता कैसे लगाऊं। इसके बाद उसने सोचा कि इन सब बातों का पता तो चलता ही रहेगा, पहले बाहर जाकर राधा रानी का परिचय तो दे आऊं। राधा रानी प्रसन्न मुद्रा में रुक्मिणी कुमार के पास आई और बोली, इस जगह पर राधा रानी नाम की एक दासी है, क्या आप सत्य बोल रही हैं? हाँ, परंतु आप पहले अपने बारे में बताइए। मेरे नाम देवेंद्र नारायण है। राधा रानी ने कहा, मैं तो राजा देवेंद्र को जानती हूं। राजा नहीं, कुमार कहिए। क्या आप आज हमारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे? पहले राधा रानी के बारे में बताइए। आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? मैं 8 वर्ष से उनसे मिलने को तरस गया हूं। उसने कहा, आपको भोजन के पश्चात उसे शीशे में दिखाया जाएगा। आमने सामने देखने में क्या बुराई है? वह बोले, मैं तो उसे 8-10 वर्ष से देखने का इच्छुक हूं। तब तो उसकी आयु लगभग 10-11 वर्ष की थी। मैं केवल देखना चाहता हूं, उसने बताया। शीशे में देख लेना, आमने सामने क्यों नहीं? वह भले घर की है, आप भी तो भले घर की हैं। परंतु उसका विवाह हो चुका है। क्या? वह चौंके। क्या आप उसके विवाह करने को इच्छुक हैं? मनुष्य इच्छाओं का पुतला है। आपकी पत्नी तो यह सब जानती होंगी। मैं जिस वक्त उससे मिला था, मेरी पत्नी का देहावसान हो चुका था। आप फिर भी उनसे मिलना चाहते हैं? सिर्फ एक बार मिलवा दो। मैं केवल इतना ही जानना चाहता हूं कि राधा रानी मेरे बारे में क्यों जानना चाहती है। वह बोली, आपने जो कुछ उसे दिया था उसे वापस करने के लिए। उसे पालूं फिर जाऊंगा। उसे आपने क्या दिया था? एक नोट, यह लीजिए, कहकर उसने नोट उसके सामने रख दिया। क्या उसके पति ने वह नोट देखा था? नहीं, मैंने आपसे झूठ बोला था, उसका विवाह नहीं हुआ है। बकाया ऋण का वादा होगा, भोजन ग्रहण करने के पश्चात। परंतु मेरा तो अभी तक बहुत कुछ शेष है, देवेंद्र ने कहा। और क्या है? मेरा दिल, जो मैंने उसे दे दिया था। आपको वह पहले ही मिल चुका है, लेकिन उसका ब्याज, वह भी जल्दी ही मिल जाएगा। कब? शुभ समय आने पर। इसके पश्चात राधा रानी ने देवेंद्र के ठहरने का बंदोबस्त किया और स्वयं अपने हाथ से भोजन परोसा। देवेंद्र समझ गए थे कि वह स्वयं ही राधा रानी है। उसने कहा, यदि आपको ऋण चुकता करना है तो अपने गले की माला मेरे गले में पहना दो। राधा रानी ने वैसा ही किया। अगले दिन बसंत अपने भाइयों के साथ वहां पहुंच गई और पंडित को बुलाकर बड़ी धूमधाम से देवेंद्र और राधा रानी का विवाह करवा दिया। शुभ मुहूर्त में राधा रानी और देवेंद्र के जीवन की नई शुरुआत हुई। धन्यवाद।